फिर से रिक्रिएट करूँगा भाई, मैं तो रिक्रिएट करूँगा। देखो लाइट कलर नहीं होता, डार्क कलर होता है, क्ले होता है, फर्टाइल थोड़ा बड़ा होता है लेकिन लाइट नहीं, डार्क होता है, ठीक है। डेक्कन बसाल्टिक है, बसाल्टिक कैसा है, डेक्कन बसाल्टिक लावा, लावा यहाँ कहाँ से आ गया, क्या वोल्केनो यहाँ पर, नहीं वोल्केनो नहीं, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म क्या होती है, जो वोल्केनिज्म प्लेट बाउंड्री में नहीं होती, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म होती है। जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर आपका वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल, जो कि हवाई वोल्केनो, हवाई जो टेरिटरी है किसकी, यूएस की टेरिटरी है, यहाँ पर शील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल है जो कि हवाई वोल्केनो है। और ये जो शील्ड वोल्केनो होता है वो कैसा होता है, बहुत फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा सिका कंटेंट होता है, राइट, विस्कस नहीं होता उतना ज़्यादा। तो ये चीज़ हमने देखी थी। कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज रिक्वायर्ड होते हैं, कॉटन कितने 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज रिक्वायर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। चलो, सॉइल्स हैविंग हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड पीएच ऑफ मोर देन 7.0 आर अल्कलाइन सॉइल्स। Black cotton soil had developed on the Deccan basaltic lava under hot and humid condition. Laterite soil characterized by deep weathered layer from which silica has been leached. शायरी रिपीट, शायरी कहाँ से रिपीट हो जाएगी भैया, शायरी कहाँ से रिपीट हो जाएगी, शायरी तो बस निकल जाती है यूं ही। तो सॉइल्स हैविंग अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम कैल्शियम एंड पीएच मोर देन 7 अल्कलाइन सॉइल्स। हाँ, कैल्शियम तो उतना नहीं होता यार, ठीक है, कैल्शियम हाई 7.0 से पीएच वैल्यू ज़्यादा तो अल्कलाइन तो होगी, लेकिन इतना ज़्यादा कैल्शियम नहीं होता, ये सही है, अभी अभी पढ़ा क्या है। लैटराइट सेल क्या होती है, लैटराइट पता क्या होती है, करेंगे करेंगे, रुक जाओ, ठीक है। लेटराइट पता क्या होती है, जो लीचिंग से बनती है, छलन की प्रक्रिया। लीचिंग कब होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं वॉश अवे हो जाते हैं, सिलिका तक वॉश अवे हो जाता है, ठीक है। तो 2 और 3 कहाँ, ये कॉफ़ी के लिए, कैश्यू कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए, कैश्यू नट यानी काजू के लिए बहुत फेवरेबल है, ये यहाँ पे देखने को मिलती है मिली, ठीक है, कॉफ़ी, टी, कैश्यू नट। Using the code below, identify the type of farming on the basis of given characteristic. The produce is consumed entirely or mainly by the family. Family consume कर रही, खत्म, subsistence, नहीं खत्म, निर्वाह, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए हो रहा है। इंटेंसिव होता है जहाँ पर बहुत कम पार्ट ऑफ लैंड में बहुत भयंकर तरीके से फार्मिंग हो रही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है उस पर, उसको बोलते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस होती है जहाँ अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए बहुत भयंकर ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, कमर्शियल बेचने के लिए। प्लांटेशन होता है जहाँ पर एक बहुत बड़े पार्ट ऑफ लैंड में सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जा रहा हो। ऑपरेशन फ्लड इज वॉट, ग्रीन रेवोल्यूशन, नो, ये तो जो हमारे गेहूँ चावल उसके प्रोडक्शन से संबंधित व्हीट, ये आपका ऑपरेशन फ्लड वाइट। फादर कौन है, फादर इसके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने बुक लिखी थी मैन हू मेड एलिफेंट डांस, और दूध यानी मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, ब्लू की अगर बात करेंगे तो फिशरीज, येलो की अगर बात करेंगे ऑयल सीड। फादर किसको बोलते हैं, सैम पित्रोडा। ब्लू का फादर किसको बोलते हैं, हीरालाल चौधरी और सैम पित्रोडा, ठीक है, क्लियर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द क्रॉपिंग सीजन एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ सोइंग। लेकिन यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो लिखा ही नहीं है, आई नहीं क्वेश्चन, तो चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको बोलते हैं, नॉर्मन बोरलो को बोलते हैं। ओवरऑल इंडिया में एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं, इनको भारत रत्न भी मिला था 2024 में। देन ग्रीन पोस्टमसली डेथ के बाद सबसे पहले अगर बात करेंगे, इसको 2 फेज में लाया गया था, मिड 1960s और 70s में पहले फेज में लाया गया था, रिच और एफ्लुएंट स्टेट ऑफ आंध्रा हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया। फिर ओवरऑल इसको सेकंड फेज में मिड 1970s 80s में इसको स्प्रेड किया गया बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। पहले हम पीएल 480 यानी कि पब्लिक लॉ 480 स्कीम के तहत यूएसए से इंपोर्ट करते थे गेहूं को, लेकिन फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया, फिर देखते देखते हमारा प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि हम एक्सपोर्ट करने लगे। इसके कुछ नेगेटिव्स ये हैं कि जो फार्मर्स किसानों के बीच में जो एक इनक्वालिटी है वो बहुत बढ़ गई, गैप बहुत बढ़ गया, वो मार्जिनलाइज किसान है और थोड़े से ठीक ठाक किसानों के बीच में। और सॉइल हेल्थ खराब हो गई, क्योंकि सॉइल की अल्कलिनिटी बहुत बढ़ गई, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फादर तो ने बता दिया, बाकियों के बीच है ना, येलो के सैम पित्रोडा है, ब्लू के हीरालाल चौधरी, ठीक है। चलो ओके, तो विच द फॉलोइंग पे जायद अक्टूबर से नवंबर, जायद भैया होता है मई जून के टाइम पे, खरीफ जून से सितंबर, सही है। ये जायद का लिखा हुआ है, राबी साउथ नहीं, ये तो खरीफ का है, खरीफ को मानसून फसलों के नाम से भी जानते हैं, मानसून क्रॉप्स के नाम से। कौन से फॉरेस्ट हैं जिनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, बताओ कौन से फॉरेस्ट है जिनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जल्दी बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी फसल शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल का उदाहरण है, व्हीट, जूट, कॉटन, कोकम्बर। टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप, जूट जो हमारे काल बैसाखी थे नॉर्थ वेस्टर, उस बहुत हेल्पफुल रहते हैं जूट के लिए, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। खीरा ककड़ी टमाटर फॉडर क्रॉप, चारा की फसलें किसमें आती हैं, जैद में आती हैं, जैद में। रबी में क्या आता है, गेहूँ आता है, लिनसीड, रेप सीड यानी मस्टर्ड यानी सरसों, ये सब आता है, ठीक है। खरीफ में क्या आता है, जिनको मानसून फसलों के नाम से जानते हैं, चावल यानी पैडी, ठीक है, यानी जो धान बोलते हैं जिसको, मेज़ हो गया, ये सब आता है खरीफ में। मिलेट्स हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, मूंगफली हो गई, ग्राउंडनट हो गया, ये सब खरीफ में आते हैं। हाउ डिड ग्रीन रेवोल्यूशन इंपैक्ट द यूज ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चर। तो बताना है आपको कि हरित क्रांति ने कृषि में भूमि के उपयोग को किस प्रकार प्रभावित किया। इट प्रमोटेड द अबैंडनमेंट ऑफ अरेबल लैंड, इट इंक्रीज द फोकस ऑन अर्बन फार्मिंग, ठीक है। अर्बन फार्मिंग में इसने फोकस इंक्रीज कर दिया, लेड टू डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन, इट रिजल्टेड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर लैंड। इसके अलावा मुझे पता तो नहीं है एग्जैक्टली कब होगा, ठीक है। चलो, तो आंसर होगा इट रिजल्टेड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। अर्बन फार्मिंग क्या हो गया भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन अर्बन में थोड़ी लाया गया था, इट लेड टू डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन है, प्रोडक्शन बढ़ा तो लैंड अंडर कल्टिवेशन बढ़ा ही होगा, घटा तो नहीं होगा, और एफिशिएंट हम यूज़ करने लगे उसका, ठीक है। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग इन टर्म्स ऑफ क्रॉप सिलेक्शन। फसल चयन के संदर्भ में बागान खेती की प्रमुख विशेषता क्या है। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग इन टर्म्स ऑफ क्रॉप सिलेक्शन। क्रॉप रोटेट सीजनली, क्रॉप सेट बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। प्लांटेशन ये होता है एक ही फसल को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, जूट हो गया, रबड़ हो गया। हाँ, मार्केट गार्डनिंग क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ना हॉर्टिकल्चर में आता है, हॉर्टिकल्चर जिसको बागबानी बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बागबानी जिसमें कि फ्रूट फ्लावर वगैरह, फ्लावर वेजिटेबल ये सब उगाए जाते हैं। अच्छा, ट्रक फार्मिंग भी इसी को होता है, ट्रक फार्मर जहाँ वेजिटेबल वगैरह उगाते हैं उसी को ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना।
तो मार्केट गार्डनिंग फार्म्स आर वेरी लार्ज इन साइज. नेदरलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट गार्डनिंग. इट इज वेल डेवलप्ड इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप. दिस इज प्रैक्टिस इन द एरियाज ओके ठीक है वेर कंज्यूमर्स ऑफ लो इनकम ग्रुप. लो इनकम नहीं हाई इनकम ग्रुप के होते हैं. फार्म छोटे छोटे होते हैं पास में होते हैं आपके. नेदरलैंड एग्जाम्पल है इसका. कर लो इसको जल्दी से. तो ड्राई लैंड फार्मिंग इज कन्फाइंड. ड्राई लैंड होता है जहाँ बारिश 75 सेंटीमीटर से कम होती है ना कि 100 सेंटीमीटर से. वेट लैंड फार्मिंग रीजन्स आर ऑफन ससेप्टेबल टू फ्लड एंड सॉइल इरोजन हजार्ड्स. यस ओके. अच्छा मैनग्रोव इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? सुंदरबन डेल्टा में, ध्यान रखना ठीक है. न्यूमैक्टोफोर्स विविपैरस होते हैं ये. जहाँ भी बहुत ही मार्शियस एम्पी एरिया मिलता है वहाँ पर खासकर मैनग्रोव्स यहाँ पर मिलेंगे आपको सुंदरबन में. सुंदरी ट्री है ना. एपीकल्चर हनी, सेरीकल्चर सिल्क सही है. सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री, विटीकल्चर ग्रेप सही है. चारों सही है. Zero tillage farming. Zero tillage farming, a technique that minimizes soil disturbance, is primarily practiced in the cultivation of which crop in India? तो जीरो टिलेज जहाँ पे सॉइल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना होता है उसको बोलते हैं जीरो टिलेज वीट. ठीक है तो जीरो टिलेज आपका वीट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी. ओके चलो अगला है. अब यहाँ से मिनरल्स हमारा आखिरी टॉपिक है. एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मिनरल. नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है. तो आयरन में तो आयरन का कंटेंट होता ही होता है. मैंगनीज में भी होता है ठीक है. बॉक्साइट में नहीं होता है. बॉक्साइट ठीक है. बॉक्साइट एल्यूमिनियम की हो रही है. बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पंचपट माली डिपॉजिट जो है पंचपट माली कोरापुट में पड़ता है उड़ीसा में. वहाँ पर देखने को मिलता है. सबसे ज़्यादा उड़ीसा टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में. उड़ीसा सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर. ध्यान रखना बॉक्साइट का. अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ वहाँ पर भी अच्छा खासा मिलता है. अमरकंटक. कटनी जो रीजन है एमपी का वहाँ पर अमरकंटक छत्तीसगढ़ एमपी के बॉर्डर पर वहाँ पर. बिलासपुर कटनी जो है ना छत्तीसगढ़ में. बिलासपुर कटनी वहाँ पे अमरकंटक एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में. पंचपट माली उड़ीसा में. यहाँ बॉक्साइट एल्यूमिनियम की खूब मिलती है. नालको का हेडक्वार्टर भी यहीं पे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का. ठीक है चलो. अंकलेश्वर कलोल महसाना कोसांबा द इंपॉर्टेंट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ महाराष्ट्र. अच्छा नहीं अच्छा अंकलेश्वर महाराष्ट्र में. मिनरल ऑयल डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन इन साउथ इंडिया. मिनरल सही है. दूसरा वाला तो ये गलत है. क्यों? गुजरात में ये ठीक है. ओके टू ओनली. नहर कटिया कहाँ है? नहर कटिया मोरान रीजन दिग्बोई असम में. ठीक है नहर कटिया दिग्बोई मोरान रीजन. यहाँ कौन सी है? यहाँ पे ये क्या टाटीपाका आंध्र प्रदेश में. ठीक है टाटीपाका आंध्र प्रदेश में. दिग्बोई मोरान रीजन ये सब वहाँ पे है. ओके असम में. दिग्बोई तो सबसे पुरानी 1910 की. रूर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? रूर 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 एक प्रोविंस है जर्मनी में. मिनरल के लिए बहुत फेमस है. जैसे छोटा नागपुर प्लाटी. ऑप्शन नंबर ए है भैया. स्टेटमेंट 1 और 2. इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. यूरेनियम के डिपॉजिट कहाँ है भैया इंडिया में इतने? यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखो ये बात तो सही. इंडिया डिपेंड तो करता है. थोरियम के डिपॉजिट तो हैं. जो मोनाजाइट सैंड है जो केरल में सैंड मिलती है मोनाजाइट सैंड उसमें तो है. ठीक है थोरियम भी थोड़ा बहुत यूरेनियम भी तो मान लेते हैं सही है. लेकिन यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% बस. मतलब नहीं कम से कम 60%. तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भैया? एटलीस्ट 5% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है 5%. तो दूसरा गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी. अच्छा जो हमारे ये होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं ये कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है? कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल है? बताओ ज़रा. तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसका? यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कूलेंट का. यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर्स का. ठीक है मॉडरेटर यूज़ होते हैं कूलेंट यूज़ होता है और कंट्रोल रॉड्स यूज़ होती हैं. ठीक है कंट्रोल रॉड्स में हम यूज़ करते हैं बोरॉन का. ठीक है बोरॉन आ जाती हैं. सिल्वर का यूज़ कर लेते हैं. कैडमियम का यूज़ कर लेते हैं. सिल्वर भैया क्या दबा के प्राइस भाग रहा है इसका आजकल. ठीक है मॉडरेटर्स का यूज़ कर लेते हैं. मॉडरेटर में जैसे कि हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड. यहाँ पे भी हैवी वाटर यूज़ होता है कूलेंट के तौर पे भी. ठीक है ध्यान रखना दोनों में यूज़ करते हैं. पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में. कलपक्कम और कुंडलकुलम का है तमिलनाडु में. कैगा कर्नाटक में है. रावतबाटा राजस्थान में. ककरापार गुजरात में. नरोरा यूपी में है. ये कर चुके हैं. ठीक है चलो. नेचुरल गैस अकर्स इन द गोंडवाना बेल्ट्स. मिका अकर्स एंड द अबंडेंस इन कोडरमा. धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम. तो भाई मीका के बारे में ध्यान रखना. ये एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल होता है. नॉन मेटालिक मतलब इस मेटल कंटेंट नहीं होता तो इसीलिए इसकी डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है. ठीक है और इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस वजह से इसको इलेक्ट्रिकल जो हमारा
इंडस्ट्री होती है उसमें यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। तो यही सही है आपका, बाकी तो आपके गलत हैं। बिकॉज धारवाड़ जो सिस्टम, जो कर्नाटक का सिस्टम है, ये मेनली तो पेट्रोलियम नहीं, ये मेटालिक मिनरल लाइक गोल्ड, आयरन, इन सब के लिए फेमस है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा सही है। नेचुरल गैस अकर्स इन द गोंडवाना बेल्ट। नो, नेचुरल गैस इज नॉट फाउंड इन गोंडवाना बेल्ट, इट इज़ फाउंड इन द टर्शियरी रॉक फॉर्मेशंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे टर्शियरी कोल मिलता है, हमें कभी देखेंगे कोल पे भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मैंगनीज, तो मैंगनीज के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है? आंध्र प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। एमपी का है, ठीक है। मैंगनीज में अगर बात करेंगे तो मैंगनीज एक फेरस ही है, यानी आयरन कंटेंट इसमें होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। मैंगनीज इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, ये सही है, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा, बिकॉज गलत पूछा गया था इसलिए, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये ना उड़ीसा भी मिलेगा, मैंगनीज में टॉप प्रोड्यूसर है तो एमपी मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, कहीं कहीं पे उड़ीसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो, वैसे है तो एमपी आपका। पोर्ट है और मैच करना है। कामराजर फर्स्ट मेजर पोर्ट इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, ये सही है ना। कामराजर कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है एन्नोर या कामराजर पोर्ट। यहाँ है चेन्नई पोर्ट। टूट के नीचे गिर या टूटीकॉन पोर्ट। तमिलनाडु में 3 मेजर पोर्ट है ना। टोटल इंडिया में 13 मेजर पब्लिक पोर्ट हैं, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। 13 मेजर पब्लिक पोर्ट हैं, जिसमें 13 मेजर पोर्ट है ना कि पब्लिक, 13 मेजर है, उसमें 12 पब्लिक है और एक प्राइवेट है कामराजर वाला, जिसको एनोर बोलते हैं। मुंद्रा लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है, गुजरात में ये, ठीक है। विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, गलत है। JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये आपका डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। तो 1 ओनली 2 पेयर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following statement is correct regarding Kochi port? It is an artificial harbour situated on Willingdon Island. अच्छा, कोची तो भैया किस नाम से जाना जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द अरेबियन सी, वेरी क्लोज टू द सुएज कोलंबो रूट। यस, नो, यस, नो, ओके। इट इज़ लोकेटेड ऑन आइलैंड विद इन द वेम्बानत लेक वेर इट ओपन्स टू द अरेबियन सी। मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 सही होना चाहिए, 1 सही होना चाहिए, ठीक है। अरेबियन सी में तो लोकेटेड है, नो डाउट, ठीक है। अरेबियन सी में तो लोकेटेड है ये, हाँ, ओके। लेकिन दूसरा सही नहीं है, ठीक है। सुएज कोलंबो रूट जो है उससे दूर है ये काफ़ी, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1 और 3। बस थोड़ा ध्यान रखना, इतना भी डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे वो, ठीक है। अच्छा, अभी बताओ, ये जो आपका महाराष्ट्र में एक नया पोर्ट खुला वाधवान, ठीक है, ये किस स्टेट में है? बता, वाधवान किस स्टेट में है? और विंजी डैम किस में है? विंजी डैम पोर्ट किस स्टेट में? तो इनकरेक्ट कौन सा रिगार्डिंग दीनदयाल पोर्ट? तो दीनदयाल पोर्ट की अगर बात करेंगे तो कांडला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ रिगार्डेड एज अ मेजर पोर्ट। इट इज़ इन द ईस्टर्न पार्ट, नो, इट इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट। इट इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इट इज़ स्पेशली डिजाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। वाधवान महाराष्ट्र में, विंजी डैम आपका केरल में, ठीक है। अडानी पोर्ट ट्रस्ट के तहत ओपन किया गया इसको। 200 भैया, रोहित शर्मा वाली फीलिंग नहीं आ रही तुमको? क्यों तुमको रोहित शर्मा वाली फीलिंग नहीं आ रही है? बस सर, बस तो नहीं बेटे, 240 भी हो गया है, 200 सवाल भी हो गए हैं, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। दिक्कत तो बस इस बात की है। जल्दी जल्दी करते हैं, ख़त्म करते हैं, 20 क्वेश्चन और हैं। हुगली रिवर, which of the following port is confronted with the problem of silt accumulation in the Hooghly river? कोलकाता, कोची, टुटिकन। तो कोलकाता होगा, हुगली रिवर, ठीक है, हुगली। कोलकाता इज़ दी सबसे पुराना वाला पोर्ट, 1877, ओके। डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, डायमंड हार्बर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे डज नॉट पास थ्रू विच, इसको स्किप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, ठीक है। ये तो चलो लगवा देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। हमका माफ़ कर दो। अच्छा, एप्स्टीन आइलैंड ये आइलैंड कहाँ पड़ता है भाई? मेरे को भी जाना है। ओके, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कोलकाता, चेन्नई,
मुंबई और दिल्ली को कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ कितनी, 5846 किलोमीटर है। डज नॉट पास थ्रू, तो किसके थ्रू नहीं पास होता है ये, क्यों यार, तो लखनऊ से पास तो नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि डज नॉट पास थ्रू, तो यहाँ दोनों से नहीं होगा, ठीक है, 3-4 से, भुवनेश्वर से होगा, जयपुर से भी होगा। नेशनल वाटरवे गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम सबसे लंबा वाटरवे है इंडिया का। गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम प्रयागराज से लेके हल्दिया तक, ठीक है। नेशनल वाटरवे 10, नेशनल वाटरवे 100। ओहो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार ये तो। नेशनल वाटरवे जो नंबर 2 है, 2 कहाँ पे है, 2 ब्रह्मपुत्रा, यहाँ देखना ब्रह्मपुत्रा में देख। 3 कहाँ है, 3 यहाँ कोल्लम कोट्टापुरम साउथ में कोल्लम कोट्टापुरम, ठीक है, तीनों ही सही यहाँ पे, अम्बा तापी, ठीक है, 1 2 3। तो नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पर है, नेशनल वाटरवे 2 आपका है ब्रह्मपुत्रा, तीसरा है साउथ में कोल्लम कोट्टापुरम, ठीक है, और चौथा कहाँ पर है, चौथा भी साउथ में आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका आंध्र प्रदेश के आसपास, काकीनाडा, चेन्नई, पुडुचेरी यानी कोरोमंडल कोस्ट में, ठीक है। चलो अगला सबसे लंबा नेशनल हाईवे क्या है, NH44 है ना, आपको पता होगा। इसको आप छोड़ सकते हैं, सीरियस क्वेश्चन है, सच आपके में नहीं जाएगा। ट्रांस, बस इतना ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं। ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे लाइन है वो सबसे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, ठीक है, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है ये कनेक्ट करती है, बस ध्यान रख लेना, व्लादिवोस्टॉक, मॉस्को है जो, मॉस्को, ठीक है, जो यूरोपियन रसिया, रसिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, 2 कॉन्टिनेंट में, तो मॉस्को से लेके जो फार ईस्ट है रशिया का, व्लादिवोस्टॉक, और यहाँ का किराया कितना है मॉस्को से लेके व्लादिवोस्टॉक का, क्यों, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन ट्रेंचेस आर नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, इसको भी स्किप करो। बस मारियाना ट्रेंच ध्यान रखना, डीपेस्ट है, 11 किलोमीटर की उसकी डेप्थ है, कहाँ पर, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है सुंडा ट्रेंच, जिसको जावा ट्रेंच भी बोलते हैं। इंडियन ओशन का डीपेस्ट है, 7290 मीटर का उसका डेप्थ है, वो सबसे डीपेस्ट है, ओके। अच्छा, 150 रुपया, अच्छा चलो। तो विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विद यूक्रेन, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा नहीं करता है। कर लेते हैं सर, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आए तो नहीं है इस तरह के क्वेश्चन मैपिंग से, लेकिन फिर भी यूक्रेन से कौन नहीं शेयर करता है, तो लिथुवेनिया नहीं करेगा, पोलैंड, रोमेनिया, बेलारूस सब करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम टू, ये ठीक है। अच्छा, अफ्रीका की मैंने हाईएस्ट पीक आपसे पूछी थी, तो वो माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में देखने को मिलेगी आपको, ओके। सो विरुंगा माउंटेन्स ये पढ़ते हैं वहाँ पर, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। ये भी स्किप कर सकते हैं आप, स्किप करिए, अटेम्प्ट भी मत करिएगा इनको, ठीक है। ये वाला करो, ये वाला करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेजर्ट है और उनका लोकेशन है, बस आखिरी के 10 क्वेश्चन हैं। गोबी डेजर्ट कहाँ पे, आवाज़ कैसी हुई भाई मेरी हलक से आवाज़ निकल रही, वही सर्दी तो नहीं है। गोबी डेजर्ट, तो गोबी डेजर्ट आपका पड़ता है एशिया में, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे। पैंटागोनियन डेजर्ट आपका साउथ अमेरिका में। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी नामीब आपका अफ्रीका में है, ओके, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में। तो 2-3-4-1 2-3-4-1 2-3-4-1 2-3-4-1 ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अटकामा वर्ल्ड का ड्राइस्ट डेजर्ट है, साउथ अमेरिका में, वो सब बता चुके हैं आपको ना, जब ओशन करंट दिखाए थे तब। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड, तो ये कौन सा लेक है जो ड्राई हो गया है। अच्छा, लेक विक्टोरिया जो है ना, यहीं से आपकी वाइट नाइल निकलती है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अलकनंदा भागीरथी मिलके गंगा बनती है, वैसे ही वाइट और ब्लू नाइल मिलके नाइल रिवर बनती है, तो वाइट नाइल यहीं से निकलती है। आपका आंसर तो इसका ये है, लेकिन वाइट नाइल यहीं से निकलती है, लेक विक्टोरिया से। नाइल रिवर सबसे लंबी नदी है पूरे विश्व की, आपको पता होगा, लेकिन सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है जरा बताना पूरे वर्ल्ड की, कहाँ पे लोकेटेड है नाइल रिवर, तो ये साउथ अमेरिका में है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में है, ठीक है। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है ये, लार्जेस्ट है अमेजॉन। स्किप कर सकते हो। ये चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, मेन ये करो आखिरी के 4 क्वेश्चंस जो ह्यूमन ज्योग्राफी के हैं ये। सर आप एप्स्टीन आइलैंड जाओ तो मुझे भी लेकर चलना। हाँ ज़रूर बेटा,
ज़रूर, इसी दिन के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, थाईलैंड और एप्स्टीन आइलैंड जाने के लिए। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी में फर्टिलिटी रेट भी तो बढ़ाना है क्यों? क्या टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू कपल इन देयर, ओके ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। If you were to browse a table of recent period showing life expectancy at birth for all categories of rural and urban and male-female divisions for all states in India, you were not likely to observe urban life is higher than the rural one, male is higher than the rural one. क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे? TFR टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, TFR वो 2.4 था 2011 की सेंसस की, अगर बात करेंगे 2011 के सेंसस के तो TFR वॉज 2.4, ओके। यू आर नॉट लाइकली, ये तो ऑब्जर्व करेंगे कि अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है बिकॉज मेडिकल सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए मेल की ज़्यादा होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, मतलब क्या आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो ऑब्जर्व नहीं करोगे तो टू ऑब्जर्व नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि जनरली आप देखो तो फीमेल ज़्यादा लंबा जीती हैं, ऐसा देखा गया है, तो ये ऑब्जर्व करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो तो कर सकते हैं बिकॉज अर्बन में क्या होता है, वो अर्बन में अच्छी मेडिकल कंडीशंस होती हैं इसलिए। फिजियोलॉजिकल डेंसिटीज टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेबल एरिया, एग्रीकल्चर डेंसिटीज टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेबल एरिया एंड पॉपुलेशन टोटल, यस सही है, तीनों ही सही है, ध्यान रखिएगा पूछे गए क्वेश्चंस। और एक चीज़ कि मैं पूरा ये जो आपका ना ये ह्यूमन ज्योग्राफी का कंपोनेंट है, ये परमार क्लिप्स वाले चैनल पे या तो डल गया होगा या तो डल जाएगा, तो उससे एक बार आप देख लीजिएगा बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो देख लेना एक बार। माइग्रेंट्स हु एंटर न्यू कंट्री और रीजन आर कॉल्ड एज इमिग्रेंट, जो एंटर करते हैं इमिग्रेंट है, जो बाहर जाते हैं वो इमिग्रेंट होते हैं, जो बाहर जाके सेटल होते हैं वो इमिग्रेंट होते हैं, तो ये सही है आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन सम इकोनॉमिकली डेवलप्ड नदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आखिरी क्वेश्चन है ये, भारत के कुछ आर्थिक रूप से विकसित उत्तरी राज्यों में कम बाल लिंग अनुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? लो चाइल्ड सेक्स रेशियो है कुछ इकोनॉमिकली डेवलप्ड नॉर्थ ईस्ट। लो चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब क्या है कि लड़के ज़्यादा हैं लड़कियां कम हैं, तो इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी टू प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड, यस पहले से ही सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं और फिर अगर लड़की होती है तो वो जो है ना वो जो गलत काम होता है वो हो जाता है, फिर वो हाई लेवल्स ऑफ फीमेल लिटरेसी, भाई फीमेल लिटरेसी हाई होगी तो अगर महिलाओं को अगर हम शिक्षित करेंगे तो चाइल्ड सेक्स रेशियो ठीक होगा, बेटर होगा, अच्छा चीज़ करने से अच्छी चीज़ होती है, बुरी चीज़ नहीं होती है, तो ये तो गया। सोसाइटल प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रेन, यस स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट, जेंडर इक्वल पॉलिसी स्ट्रेंथन करेंगे तो अच्छी चीज़ करने से बुरी थोड़ी ना होगा, तो 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर है, डन। एक दो क्वेश्चन होमवर्क के नहीं तुम्हारे खुद से कर लेना इनको, ठीक है। चलो ये वाला कर लेते हैं, विद रेफरेंस टू द क्वांटी, क्वेश्चन 216 का डी होगा दादा, अच्छा दादा, ओके 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 डी होगा इसका, सॉरी 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 डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, यस। ये तो यार वो है क्रूड बर्थ रेट है, ये तो सॉरी कि 1000 लोगों में कितने का जन्म हो रहा है, ये आपका क्रूड बर्थ रेट है, ठीक है। और CDR क्या होता है, क्रूड डेथ रेट होता है, वो कितने लोगों का डेथ हो रहा है। और अच्छा बताओ कि क्रूड बर्थ रेट 2011 में कितना था इंडिया का, 21.8 था, ठीक है 21, और क्रूड डेथ रेट कितना था, चलो तो कौन सा क्वेश्चन था वो, ये वाला था ना। एंटार्क्टिका, इट इज़ लार्जर दैन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया, यस, ठीक है। एरिया के टर्म्स में सबसे पहले आता है एशिया, फिर आता है अफ्रीका,
पॉपुलेशन में भी सबसे पहले एशिया, देन अफ्रीका, देन फिर एरिया में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ध्यान रखना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। और पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो जो शुरू के दो हैं वो ऐसे ही हैं, एशिया, अफ्रीका, लेकिन उसके बाद आ जाता है यूरोप, उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, देन आता है अंटार्कटिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कहीं कहीं ओशिनिया लिख देते हैं बिकॉज वो न्यूजीलैंड वगैरह सबको इंक्लूड कर देता है। ओके, इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज, तो पहला सही है, तो पहला सही है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। माउंट रॉस इज़ द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक माउंट रॉस नहीं है, माउंट वो है, वी से नाम शुरू होता है, सॉरी ई से, माउंट एल्ब्रस, ठीक है। तो माउंट रॉस तो नहीं होगा, माउंट एल्ब्रस है, ठीक है। तो पहला तो सही होगा और तीसरा भी सही होगा, क्यों, सॉरी तीसरा तो गलत होगा ना, तीसरा गलत होगा तो ये गया आपका, ये सही है आपका, ठीक है। चौथे को गलत होना पड़ेगा। वाटर्स ऑफ द साउथ सदर्न ओशन वेस्ट इंडिया टू मूव इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, जब ओशन करंट इस तरीके से मूव कर करके सर्कुलर पैटर्न बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वो जायर, जायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, थर्ड वाला माउंट रॉस नहीं होगा बिकॉज माउंट वेस्ट क्या है, वी से नाम है यार उसका, विंसन, ठीक है, माउंट विंसन, विंसन है। एल्ब्रस तो यूरोप का है, सॉरी, ठीक है, आई थिंक मैंने गलती से एल्ब्रस बोल दिया था। माउंट जो एल्ब्रस है वो यूरोप का हाईएस्ट पीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, रशिया में देखने को मिलेगा, यूरोप की हाईएस्ट पीक है वो। और एकोनकागुआ है साउथ अमेरिका की, और किलिमंजारो है अफ्रीका की, एशिया की माउंट एवरेस्ट है, और कौन सा बच गया, और कौन सा बचा है, हाँ ऑस्ट्रेलिया बचा है, तो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है कॉजीकूजो, अजीब सा नाम है उसका, कॉजीकूजो करके, ठीक है। तो 1 और 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी आपका होमवर्क है। थैंक यू। अब जिसको भी रिकॉर्डेड में चाहिए, नोट्स इसके चाहिए, सो यू कैन फ्रॉम दिस बैच। वैसे तो अभी ये थोड़ा बड़ा लेक्चर था, तो ये 20 मिनट के लिए एटलीस्ट तो रहेगा अभी आपके पास यहाँ पे, तो जिसका अगर कुछ छूटा हुआ है तो कंप्लीट कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए ऐसा कुछ, मतलब नोट्स तो, सॉरी नोट्स नहीं इसमें, मतलब सिर्फ वो है और क्विज़ अटैच्ड मिलेगी एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी है इफ़ यू वांट, ओके।